उसमें सबसे पहले हम चैप्टर का एक ये कह देते हैं शॉर्ट रिव्यू, क्योंकि देखिए डिटेल ज्यादा मैं भी नहीं करा रहा हूँ, हम शॉर्ट रिव्यू करते हैं जिसमें मैं आपके जितने भी टॉपिक्स एज पॉसिबल होते हैं वो क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब ज्यादा बेसिक तो मैं भी नहीं पढ़ा सकता कि मैं अगर पढ़ाने बैठ जाऊं कि भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, थोड़ी चीजें आपको क्लियर करनी होती है, मैं आपको बीच में बताता रहता हूँ कि आप क्या करना आपको खुद से है, ठीक है। आई थिंक सभी लोग इससे एग्री करते होंगे कि इसी तरह से हमने कवर किया है ना। ओके, आफ्टर एवरी चैप्टर, जैसे ही हमारा चैप्टर क्लियर होता है, आफ्टर एवरी चैप्टर हम क्या करते हैं, हम इस तरह के क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर सभी के सभी फिलहाल एमसीक्यू है, ठीक है, क्योंकि आपसे एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं, ठीक। ये जो मेरा सिलेबस है ये टीजीटी केमिस्ट्री का फिलहाल में चल रहा है, ओनली केमिस्ट्री का ही मैं कवर करा रहा हूँ। और ये जो टीजीटी केमिस्ट्री है जब इसकी टिपिकल लेवल आगे बढ़ेगी तो वो पीजीटी तक चली जाएगी, यानी पीजीटी का भी आपका सिलेबस इसी में कवर हो जाएगा, इसी ऑनलाइन क्लास में, ठीक। अब बात करते हैं कि भाई टीजीटी में फिजिक्स भी आता है, तो फिजिक्स का देखिए मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, मेरा अभी कोई विचार नहीं है फिजिक्स को चलाने का, ठीक है, बिकॉज फिजिक्स का कंटेंट मुझे दोबारा से प्रिपेयर करना पड़ेगा और वो मेरे लिए एक बहुत मुश्किल हो जाता है। कंटेंट ऑलरेडी है लेकिन इस तरह की टाइपिंग में बहुत आपको समझ सकते हो टिपिकल होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के बाद जब मेरा केमिस्ट्री लगभग क्लियर हो जाएगा और मुझे लगेगा कि हाँ मुझे पास टाइम भी है, तो मैं आपका फिजिक्स जो है वो स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। चैप्टर इसी तरह से चलेंगे कि चैप्टर के पहले हम शॉर्ट नोट्स देखेंगे, नोट्स देखेंगे, लॉन्ग है तो लॉन्ग भी नोट्स देखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर चलेंगे, ठीक है। सर इसमें जी बताइए। सर इसमें जैसे जो जो टॉपिक सर जैसे पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट हो टीजीटी के लिए ना हो, तो सर उसको आप बता देना कि ये टीजीटी में नहीं पूछेगा लेकिन पीजीटी में ही पूछ सकता है, तो सर उसमें मैं ये आपको होगा बताता जैसे हूँ, सर जो। हाँ हाँ। हाँ सर मैं बताता हूँ, देखिए पीजीटी जो एग्जाम है वो आपका सब कुछ इंक्लूड करता है, उसमें आपके टीजीटी के जो टॉपिक होंगे वो जरूर आपको क्लियर होने चाहिए, आए या ना आए, मेरी बात समझिए। लेकिन जो पीजीटी के टॉपिक है वो टीजीटी में नहीं आएंगे, समझ लो, वही क्योंकि सर मैं पीजीटी जैसे कह रहा बहुत था बड़ा जैसे मान लो। एग्जाम है, वो बड़ा एग्जाम है तो उसमें तो हमें छोटे एग्जाम की सारी चीजें आनी चाहिए, लेकिन हाँ छोटे एग्जाम हाँ में जी जो सर। आपकी पीजीटी की नहीं आएगी वो नहीं आएगी, ठीक है। सर आकाश का मतलब ये है कि पीजीटी का जैसे टॉपिक आता है तो आप बता देना कि ये पीजीटी के अकॉर्डिंग है और ये टीजीटी के हाँ अकॉर्डिंग। ओके ओके सर ओके। हाँ तो उसमें ये है सर जैसे जो टीजीटी ही पढ़ रहा है तो वो पीजीटी का टॉपिक जैसे इतना डिटेल में नहीं पढ़ेगा ना। हाँ हाँ मैं समझ गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ और किसी को से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैंने उसके लिए भी सॉल्यूशन दिया था कि कुछ टाइम अभी मेरे पास, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं, मतलब मॉर्निंग में ना है और ना ही मेरे पास कोई टाइम इवनिंग में है फिलहाल, तो इस समय रखी हुई है। थोड़े दिनों बाद जब समर का टाइम आ जाएगा, मतलब गर्मियों का टाइम, तो ये टाइम नॉर्मल लगता है फिर, ठीक है। और सर कुछ यही अगर टाइम बढ़िया भी है, शाम को इतने टाइम तक फ्री हो जाते हैं तो ये ठीक है टाइम। जी जी जी, इसके अलावा कुछ क्वेरी, तो फिर हम क्लास शुरू करते हैं अब। तो देखिए सबसे पहला इसमें 31st क्वेश्चन हो गया वैसे तो, क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट, क्रोमेटोग्राफी क्या सेपरेट करने के लिए यूज हो सकता है। चार ऑप्शन है इसके, ए वेजिटेबल ऑयल, बी ब्लू एंड रेड इंक, सी ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, और डी ऑल ऑफ दीज। तो बताइए आपको क्या लगता है इसका क्वेश्चन का आंसर। सो बी ऑप्शन, ब्लू एंड रेड इंक। ओके, एनीवन एल्स। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इट मींस ऑल ऑफ दीज। जी सर आप बताइए। सर मुझे डी लग रहा है। ओके ठीक है, बिल्कुल डी ही इसका आंसर है। देखिए वेजिटेबल सॉल्ट से क्या मतलब था, मैंने कई बार बताया कि जो प्लांट्स के अंदर जो वेजिटेबल सॉल्ट होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, तो उनका इंस्पेक्शन करने के लिए या फिर उनको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज किया जाता है। और जहां पर इंक की बात है या डाई की बात है वहां क्रोमेटोग्राफी 100% यूज होता है। एंड फॉर ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल को सेपरेट करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी यूज किया जाता है, बिकॉज दे डाइल सॉरी बिकॉज द solubility of them
ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफेनॉल इज डिफरेंस इनटू द बेंजीन। दोनों की जो सोल्युबिलिटी है वो अलग अलग है बेंजीन में, तो उस हिसाब से क्रोमेटोग्राफी के थ्रू अलग किए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। ओके, नाउ 32 क्वेश्चन। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड द आयरन इज सेपरेटेड बाय। सैंड और आयरन का जो मिक्सचर होता है वो किससे सेपरेट हो सकता है? सर ऑप्शन ए। रोटेटिंग अ मैग्नेट ऑन इट। चलिए मैं चार ऑप्शन पढ़ देता हूँ पहले। बाय स्टीम डिस्टिलेशन, सी इवेपोरेशन, नन ऑफ द अबव। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वेरी गुड। रोटेटिंग अ मैग्नेट ऑन इट, कि एक मैग्नेट के ऊपर इनको रोटेट करके। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, देखिए सैंड और आयरन की जगह पे ना ये भी कह सकते हैं, लाइक सिलिका दे दिया और आपको दे दिया हेमेटाइट। क्या दे दिया? हेमेटाइट, या फिर हेमेटाइट एंड सैंड दे दिया। तो इसके लिए भी क्या यूज करोगे आप? इसके लिए भी आप यही मेथड यूज करोगे, रोटेटिंग अ मैग्नेट ऑन इट। यानी कि आयरन का जो भी और होता है, ठीक है, अगर वो केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो हम उसे रोटेटिंग अ मैग्नेट ऑन इट या फिर एक मैग्नेट से ही सेपरेट करेंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया? यस सर। Okay, next question is cassiterite and wolframite. Cassiterite and wolframite are separated by। अब आप सोचेंगे सर ये वर्ड कहाँ से आ गया, किसी ने सुना है पहले? नहीं, नहीं सुना? चलिए बताते हैं। देखिए जो कैसेटराइट है वो टिन ऑक्साइड है। वो क्या है? टिन ऑक्साइड का और। ओके, और जो वोल्फ्रामाइट है वो मेनली आयरन और मैग्नीज का कॉम्बिनेशन है, यानी और है मैग्नीज और आयरन का। ठीक है, इसमें थोड़ा टंगस्टन भी होता है। एक मिनट, अगर टंगस्टन देखो तो टंगस्टन ज्यादा होता है। ठीक है, टंगस्टन ऑक्साइड है ये। ठीक, अब आयरन की वजह से इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो तो होती है मैग्नेटिक, और टिन ऑक्साइड तो आपको पता ही है टिन ही होता है। तो इन दोनों को किस मेथड से अलग कर सकते हैं? जो रेफरेंस मैंने अभी दिया है आप उसके बेस पे इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए। तो नहीं। ऑप्शन है ए। ओके गुड, बाय मैग्नेटिक मेथड, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक मेथड से ही करेंगे हम इसे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी इस चीज को बताया था। ठीक है, अच्छा वैसे टिन का सिंबल क्या होता है? एसएन। एसन। ओके गुड, एफएन हो गया। मैग्नीज का, जैसे मैंने लिख दिया मैग्नीज, एमएन। एमएन, और टंगस्टन डब्ल्यू। 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 डब्ल्यू, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वोल्फ्रामाइट। आया जी। कुछ? क्योंकि हम उसको क्या बोलते हैं? वोल्फ्राम बोलते हैं। तो ये वोल्फ्रामाइट मतलब टंगस्टन का जो ऑक्साइड है वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मिक्सचर ऑफ यूरेनियम 235F6, यानी ये यूरेनियम का फ्लोराइड है, एंड यूरेनियम 238F6, दोनों ही यूरेनियम के फ्लोराइड है। बस इसमें अच्छा ये बताइए दोनों आपस में है ये क्या? ये 235 है और ये 238 होता है, 92 इनका एटॉमिक नंबर है। तो ये दोनों आपस में है क्या? आइसोबार है, आइसोटॉप है? आइसोटॉप। आइसोटॉप। पक्का? ठीक है, आइसोटॉप है। आइसोटॉप है दोनों, और इनका फ्लोराइड दिया हुआ है F6। ठीक है, F6 दिया हुआ है, फ्लोराइड दिया हुआ है दोनों का। अब ये कह रहे हैं ये दोनों अगर हमें सेपरेट करने पड़ जाए तो हम कैसे सेपरेट करेंगे? चार मेथड है हमारे पास, बाय अ सब्लिमेशन, बाय फिल्ट्रेशन, बाय एटमाइजेशन, एंड नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी, एटमाइजेशन। ओके, इट्स अ करेक्ट आंसर। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है, एटमाइजेशन। बट एटमाइजेशन होता क्या है? बताओ एटमाइजेशन क्या होता है?
देखिए एटमाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं ताकि वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, फिर गैस फॉर्म से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं इजीली। ओके, वो होता है एटमाइजेशन। अगर ये प्रोसेस नहीं है तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, सर एक बार फिर से बता दीजिए, क्या एटमाइजेशन बता? is a process breaking bond, बॉन्ड को तोड़ने का एक प्रोसेस है टू कन्वर्ट देम इनटू गैस फेज फॉर easy separation। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन क्या है? एलिमेंट, मिक्सचर, एलोट्रॉप्स, नन ऑफ दीज। सर एलिमेंट। ओजोन जो है O3 है, ठीक है, और इसमें से वो क्या है? एलिमेंट है, मिक्सचर है, एलोट्रॉप्स है, ऑल ऑफ दीज है, एलिमेंट। नन ऑफ दीज। ठीक है, एलिमेंट्स है। और देखिए एलिमेंट के साथ साथ नहीं, एलोट्रॉप्स है ऑक्सीजन का। ठीक है, O3 क्या है? ऑक्सीजन का। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का एलोट्रॉप्स है। तो इसके दो ऑप्शन सही होते हैं, एलिमेंट्स भी और एलोट्रॉप्स भी। तो मैं आपको कहूंगा इसमें एलिमेंट्स और एलोट्रॉप्स दोनों को याद रख लो। वैसे तो एलिमेंट्स आपने इस बेस पे बताया होगा क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इसमें है। ओके, और ये मॉलिक्यूल है। क्लियर? जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? देखो ट्रू और फॉल्स वाले स्टेटमेंट में आप इस वर्ड को जरूर फोकस करना कि कहां पर स्टेटमेंट फॉल्स पूछा गया है, कहां पर ट्रू पूछा गया है, कहां पर ये कहा गया है कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है। तो इस चीज पे जरूर फोकस करना आप। ठीक है, चलिए द फर्स्ट स्टेटमेंट इज Na2CO3 10H2O is a complete salt। ये कह रहे हैं कि जो है Na2CO3 into 10H2O एक सॉल्ट है, कंप्लीट सॉल्ट मतलब सॉल्ट। बी ऑप्शन है ऑल एलम्स आर होमोजेनियस, जितने भी एलम्स होते हैं, एलम्स क्या होते हैं? फिटकरी। ठीक है, ये होमोजेनियस है। सी ऑप्शन है आइसोमर्स हैव सेम मोलिकुलर वेट, जो आइसोमर्स होते हैं उनमें मोलिकुलर वेट सेम होता है। एंड द डी इज एलोट्रॉप्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, जो एलोट्रॉप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सर ऑप्शन सी। आइसोमर्स हैव सेम मोलिकुलर वेट। ओके, चलिए आपकी तरफ से आंसर आया सी। और कोई? सर फर्स्ट। Na2CO3 into 10H2O is a complete salt। वो करेक्ट है सर, इसमें 10H2 होते ही हैं। सर फर्स्ट तो सॉल्ट भी है, ये सॉल्ट है। जी सर। देखिए मेरी तरफ से जो आंसर है ना इसमें, ऑल एलम्स आर होमोजेनियस, ये है, जितने भी एलम्स है वो होमोजेनियस होते हैं। मैं इसके लिए एग्री नहीं करता क्योंकि सभी एलम्स की बात करें तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सब में सेपरेट अलग अलग होते हैं। ओके, डेफिनेट नहीं होते। ठीक, तो होमोजेनियस का क्या होता है? फिक्स कंपोजिशन, बट इनमें फिक्स कंपोजिशन कुछ होता नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं सी ऑप्शन की, आइसोमर्स हैव सेम मोलिकुलर वेट। देखिए सर आइसोमर्स होते ही वो हैं जिनमें मोलिकुलर वेट जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, मोलिकुलर वेट सेम होता है। ठीक है सर। एंड ओके एलोट्रॉप्स हैव सर। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए एलोट्रॉप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ऑलमोस्ट जो होती है वो अलग ही होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट की और डायमंड की, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऑलमोस्ट डिफरेंट होती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। तो क्लियर है ये चीज? जी सर। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? इसमें बताना है कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। सर फर्स्ट। वाह वेरी गुड, पहले पढ़ने देते। चलिए खैर, ये तो आ ही गया है। ओजोन इज कंपाउंड, बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। इक्विवेलेंट मास ऑफ CO3 2 negative ions is m/2 and the molecular mass of the substance do not change according to the reaction। बताओ। तो इसमें यही है, ओजोन इज द कंपाउंड। ओजोन कोई कंपाउंड नहीं है, ओजोन क्या है? अभी अभी पढ़ा है हमने,
वो एक एलिमेंट है, ठीक है। सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर, बिल्कुल जो भी सॉल्यूशन होते हैं वो सारे के सारे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। सी ऑप्शन है इक्विवेलेंट मास ऑफ CO3 टू नेगेटिव आयन इज m/2। m क्या है यहाँ पे? m है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO3, ओके। m/2 कर दिया इन्होंने, किसके लिए? इक्विवेलेंट मास के लिए, ठीक है। क्लियर है? यस सर। The last statement is molecular mass of the substance do not change according to the reaction। molecular mass जो होता है उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। किसी रिएक्शन में जो molecular mass होता है ऑलमोस्ट सेम रहता है, हर एक एलिमेंट का जो भी है वही रहता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट ऑफ अ मेटल is MnO3 whole thrice। Its pyrophosphate formula is, इसके pyrophosphate का फॉर्मूला बताना है। आपको दिया है MnO3 whole thrice, तो इसमें आप कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, किस तरह से आप निकाल सकते हैं? सर इस फॉर्मूले से तो ये पता चल रहा है कि m की वैलेंसी +3 है, बिल्कुल सही सर। तो m की वैलेंसी +3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई सर अगर करेंगे तो C या D में से ही एक आएगा। ओके सर, या तो ये या ये, बिल्कुल ठीक। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है P2O7 की वैलेंसी पे, है ना, कि कितना आयनिक चार्ज होता या है, बिल्कुल ठीक है। जी जी सर। किसी को ये डाउट तो नहीं है कि M3 पॉजिटिव कैसे आया? देखिए जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ हैं, मैं कहूंगा एक्टिवली अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो बहुत अच्छा है, आपके लिए बेनिफिशियल है। किसी को अगर कोई डाउट है तो आप शेयर कर सकते हैं। देखो MnO3 होल थ्राइस, जो MnO3 होल थ्राइस है, इसमें जो NO3 की वैलेंसी है, ठीक है, नाइट्रेट की, तो वो 1 है, क्योंकि M के साथ में कोई भी ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 नहीं है, तो जाहिर सी बात है NO3 की जो वैलेंसी है वो 1 है, नेगेटिव चार्ज है इस पे -1, ठीक। और यहाँ से फिर M का जो चार्ज आता है वो आता है +3। ये क्लियर हुआ? अब M का तो चार्ज हमें पता लग गया। अब जो P2O4 हमें बनाना है पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट के लिए क्या आता है? P2O4, ये भी ध्यान रखिएगा, पायरोफॉस्फेट क्या होता है? P2O7, इसके ऊपर चार्ज होता है 4 नेगेटिव, ठीक है। अब M3 पॉजिटिव एंड P2O7 4 नेगेटिव, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा M4 P2O7 होल थ्राइस, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ओके। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो मेटल है उसका क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो उसका क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? MCl3 हो जाएगा, क्योंकि क्लोराइड का चार्ज कितना होता है? 1 नेगेटिव, ओके। यस सर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, अरे बहुत आ रहे, इनमें से कौन सा एक कंपाउंड है? ओजोन, मार्बल, डायमंड, क्विकसिल्वर। सर मार्वल। मार्बल, और कोई ऑप्शन किसी का? मार्वल CaCO3 क्विकसिल्वर। अच्छा, डायमंड क्या है? सर डायमंड भी कंपाउंड है। डायमंड का एलोट्रोप ऑफ और क्विकसिल्वर? कार्बन। सर क्विकसिल्वर नहीं पता, लेकिन सिल्वर का एज ही होता है, क्विक का मीन्स नहीं पता यहाँ। ठीक है, देखिए ओजोन जो है O3, ये एक एलिमेंट है, और एलोट्रोप है। एलिमेंट है, तत्व। मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? मार्बल हाँ, मार्बल कैल्शियम का कार्बोनेट। फॉर्मूला CaCO3। CaCO3। सर कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, जी सर। CaCO3, CO3। ओके। डायमंड, व्हाट इज डायमंड? सर डायमंड इज एलोट्रोप एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ऑफ कार्बन एंड इट्स एलिमेंट, ये एलिमेंट है। अब बात करते हैं क्विकसिल्वर। क्विकसिल्वर कहते हैं मरकरी को,
किसको कहते हैं? मरकरी को। तो मरकरी भी जाहिर सी बात है, जब मरकरी अकेला है तो ये भी एलिमेंट है। एलिमेंट है। ऑप्शन इज करेक्ट, मार्बल व्हिच इज अ कंपाउंड। ओके, यस सर। ठीक है। तो क्विक सिल्वर और सिल्वर में डिफरेंस है, ठीक है। चलते हैं अब जी सर। क्वेश्चन नंबर 40, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसमें से हमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। और मेरी हिंदी, ओके। ऑप्शन ए, जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम जो है एक सेमीकंडक्टर है। स्टील इज एन अलॉय। ग्रेफाइट इज एन एलिमेंट। द बेसिक यूनिट इन द सिलिकेट इज Si2O3। तो इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जर्मेनियम का सिंबल क्या होता है? जर्मेनियम का जी। यस, Ge। अच्छा, ये कौन से ग्रुप का है? 14 का कौन है? देखो, ये जो चीजें होती है ना, इससे ना रिवीजन चलता है बस, और कुछ नहीं। अब जैसे मैंने चीजें पूछी तो इससे क्या हो रहा है, आपको डिटेल और ज्यादा मिल रही है, जिससे हमारा रिवीजन चल रहा है, ठीक है। अच्छा, स्टील इज एन अलॉय। स्टील का कंपोजिशन पता है किसी को? स्टील जो है एलॉय है, तो इसमें कौन कौन से मेटल होते हैं? सर एक तो आयरन होता है इसमें। कंफर्म है? हाँ। ओके, और दूसरा नहीं पता। चलिए, अगर मैं पूछूं स्टील के अंदर कौन सा नॉन मेटल होता है, 4 ऑप्शन दूंगा। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, और क्या ऑप्शन दो, ऑक्सीजन। तो कार्बन होगा इसमें, फास्फोरस और सल्फर तो होगा नहीं। कार्बन। बिल्कुल सही, कार्बन, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं नॉन मेटल के अलावा जो मेटल्स होते हैं। आयरन होता है, मैग्नीज होता है, क्रोमियम होता है, वेनेडियम होता है। ये 4 मेनली मेटल्स होते हैं, ओके, आयरन के साथ। और कार्बन होता है नॉन मेटल, जो इसको हार्डनेस देता है, ठीक है, जो इसको हार्ड बनाता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। ग्रेफाइट की तो अभी हमने बात की, ग्रेफाइट कार्बन का प्योर फॉर्म है। एंड द बेसिक यूनिट ऑफ द सिलिकेट इज Si2O3। ये क्वेश्चन जो है ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो सिलिकेट होता है वो SiO2 होता है, ठीक है, Si2O3 नहीं होता, ठीक। तो फॉल्स स्टेटमेंट जो होगा वो होगा डी, बेसिक यूनिट ऑफ द सिलिकेट इज Si2O3 नहीं होता, SiO2 होता है, क्लियर। द स्टेबल मिक्सचर इज, इसमें से कौन सा स्टेबल मिक्सचर है, ये हमें बताना है स्टेटमेंट को पढ़ के। ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड whose composition remain unchanged on distillation, a mixture of liquid that mix with each other, a mixture of solid that react with each other to form a definite solution, and a gaseous mixture which cannot be separated। इनमें से कौन सा स्टेबल मिक्सचर है, ये बताना। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो ए है। ए। हाँ, ऑप्शन ए, सॉरी, a mixture of liquids whose composition remain unchanged on distillation। ये कहते हैं ऐसे लिक्विड का मिक्सचर जिनका जो कंपोजिशन है वो डिस्टिलेशन पे बिल्कुल अनचेंज रहता है, परिवर्तित नहीं होता, बदलता नहीं, ठीक है। ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड दैट मिक्स विद ईच अदर, ये नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड मिक्स हो जाता है, लेकिन वो स्टेबल है कि नहीं है ये नहीं कह सकते। आफ्टर सम टाइम अगर वो सेटल डाउन हो गए तो वो अनमिक्स्ड हो गए, ठीक है, तो स्टेबल नहीं है। A mixture of solid that react with each other to form a definite solution। ये कह रहा है solid का mixture, solid का mixture हम नहीं कह सकते कि definite solution होगा कि नहीं, ठीक है। A gaseous mixture which cannot be separated, एक गैस का मिक्सचर जो सेपरेट ही नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी क्या होगा, ये स्टेबल मिक्सचर नहीं है, ठीक है, भले ही सेपरेट ना हो सकता हो लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। The boiling point of two liquid X and Y are almost same. By whom it is separated? ये कहना है दो लिक्विड्स है X and Y और इनके बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, लगभग बराबर है। तो ये किस मेथड से आप अलग कर सकते हो? ए मेथड है बाय सिंपल डिस्टिलेशन,
बी है बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन, सी बाय स्टीम डिस्टिलेशन एंड डी नन ऑफ द अबव। स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन, चलिए ठीक है। और कोई? और कोई? वैसे ये स्टीम डिस्टिलेशन वाला आंसर किसने दिया? दीपिका। ओके जी, दीपिका जी। दीपिका जी, आपने लेक्चर की क्लास ज्वाइन नहीं की ना? यस, दिस इज माय फर्स्ट थोड़ा सा टाइम। डाउट है, अभी मैं इन चारों को एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको थोड़ा वो डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, जो सिंपल डिस्टिलेशन है मैं बताता हूँ। उसमें क्या होता है, जो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच काफी डिफरेंस होता है, लार्ज डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट्स में, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक पॉइंट। सेकेंड थिंग आती है वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है उन लिक्विड्स के लिए या उन सब्सटेंस के लिए विच डिकम्पोज बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स, जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, यानी वो अपने जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उसमें टूट जाते हैं, ठीक है, क्लियर? उसके लिए होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन बाय रिड्यूसिंग प्रेशर। फिर उनका हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं प्रेशर, ठीक है, तो उसके थ्रू होता है, उसे कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। सी आता है बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन सिर्फ उनके लिए होता है जो वाटर में इंसोल्यूबल हो बट स्टीम के साथ वो कंबाइन हो सके या सोल्यूबल हो सके, ठीक है? तो इसका जो आंसर है वो है नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो लिक्विड सेम है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफी सेम है, उनके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। अगर उनमें 1-2 डिग्री का भी डिफरेंस है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, आप ये याद रखिएगा। और जो बाकी पॉइंट्स मैंने शॉर्ट में बताए हैं वे भी आप याद रखिएगा, आपको इससे हेल्प मिल जाएगी, ठीक है? समझ में आया? क्या हुआ, सब साइलेंट यस हो गए? सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ द क्रोमेटोग्राफी वाज, डिस्कवर ऑफ ऑप्शन ए, क्रोमेटोग्राफी कौन थे? स्वेट। हाँ, श्वेत। तो ए थे श्वेत, इन्होंने डिस्कवरी की है किसकी? क्रोमेटोग्राफी की। और ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है, सबको कहीं ना कहीं पता ही होगा, जो वेरी माइन्यूट क्वांटिटी में हमें पास होते हैं, ठीक है? अब फिर से आता है 44 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आयोडीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वाटर विद द हेल्प ऑफ CCl4। आयोडीन जो है वाटर से अलग किया जा सकता है CCl4 के यूज से। बी ऑप्शन है कोरोसिव सब्लिमेशन इज सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन, सॉरी, कोरोसिव सब्लाइम सब्सटेंसेस हो गए, कोरोसिव सब्लाइम सब्सटेंसेस इज सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन, ठीक है? शार्प सिल्वर इज अ कंपाउंड ऑफ मरकरी, ये आपसे पूछ सकते हैं। एंड BiOCl इज नोन एज परक्वाइट। सर बी एंड सी में से लग रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन है इसमें। अभी आपने बताया था क्विक सिल्वर मरकरी होता है, हाँ, लेकिन ये तो शार्प गलत ही है, सिल्वर है, शार्प सिल्वर है, इसलिए ये गलत है। ठीक है। तो यही वाला जो ऑप्शन है ना, यही केवल एक स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं, ठीक है? तो बी तो आंसर हो सर जाएगा फोर्थ ओनली वाले का थर्ड। एक्सप्लेनेशन बता दीजिए। क्या बताइए? फोर्थ वाले का एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, ये समझ नहीं आया था मुझे। BiOCl, बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड ओके इज सर, अ ओके। पर्ल वाइट। ये जो मेटल है यानी कंपाउंड है ना, ये और इसको पर्ल वाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है? ओके सर। ओके, तो इसमें केवल थर्ड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, बाकी सारे के सारे जो है इसमें ट्रू है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन the compound with the lower boiling point comes first or the compound with a higher boiling point come first, compound with a higher molecular weight is obtained first और compound with a lower melting point is obtained first। आपको बताना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इनमें से कौन सा पहले आएगा।
ऐसा कंपाउंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है या फिर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, या जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, या फिर जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इनमें से हमें पहले कौन सा मिलेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर यूज करते हैं तो? बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है ए, द कंपाउंड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट कम फर्स्ट। ये ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अगर आपको 3 या 4 सब्सटेंस दे देते हैं, गैसेस दे देते हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो वो सबसे पहले बॉइल हो जाएगा और सबसे पहले सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स, द कंपाउंड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट विल सेपरेटेड फर्स्ट और कम्स फर्स्ट। ठीक है। यस सर। Next, the 46th question is dialysis is used for the purification of. Dialysis किसके purification के लिए use होता है? For suspensions, true solution, for concurrent mixture और for colloidal solution. ये कह रहा है किसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? डायलिसिस यूज कर सकते हैं। डायलिसिस को हिंदी में अपोहन बोलते हैं। बताइए सर ऑप्शन डी। सस्पेंशन और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? सर सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और सॉल्यूशन होमोजीनियस। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डायलिसिस जो है किसके प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है? ये होता है कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 47, इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड इन द हाईएस्ट रीजन ऑफ द कॉलम इज। ये कह रहे हैं जब कॉलम क्रोमेटोग्राफी करना है, देखिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी या फिर टीएलसी पेपर क्रोमेटोग्राफी या फिर क्रोमेटोग्राफी, तीनों वर्ड एक ही चीज है, कोई इसमें अलग नहीं है। ठीक है, बस कॉलम में क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी में जो पेपर होता है वो एक ट्यूब के अंदर होता है बस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये कह रहे हैं जो इसके हाईएस्ट रीजन पे जो हमें सब्सटेंस मिलेगा वो कैसा होगा, मतलब वो जो है मैक्सिमम एब्जॉर्ब हुआ हुआ सब्सटेंस है और मिनिमम एब्जॉर्ब्ड है, हैविंग मैक्सिमम डिफ्यूजन रेट, उसका डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा है, और हैविंग मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट, या उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है। तो आपको इसमें से बताना है। ये जो कंसेप्ट है ना, इस तरह की चीजें, ये कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बताओ। इसका जो सही आंसर है वो है मैक्सिमम एब्जॉर्ब। जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में या फिर टीएलसी पेपर क्रोमेटोग्राफी में सबसे टॉप पे पहुंच जाता है, सबसे ऊपर चला जाए सबसे पहले। ठीक है, क्लियर। यस सर। और जिसका डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा उसके साथ क्या होगा मैं बता दूं, वो जाएगा ऊपर, लेकिन वो ऊपर ना जाने के बाद ना वो नीचे से लेके ऊपर तक पूरे में निशान देगा। ऊपर जाके कलेक्ट नहीं होगा, हाईएस्ट रीजन पे नहीं कलेक्ट होगा, वो नीचे से लेके ऊपर तक सब पे डिफ्यूज करेगा। समझ रहे हो आप, दोनों चीजें फर्क है। क्लियर हो गया। जी सर। और एक बात बता दो, जो मॉलिक्यूलर वेट जिनका ज्यादा होता है वो ऊपर नहीं जाते, वो नीचे ही रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी मैं कहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which of the following pairs correctly matches the method of separating the first column? ठीक है, ये कह रहे हैं कि इसमें हमें पास सब्सटेंस है और उसका जो सेपरेटिंग मेथड है वो दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। लैंथोनाइट के लिए क्रोमेटोग्राफी, H2O एंड CCl4 का जो मिक्सचर है उसके लिए स्टीम डिस्टिलेशन, ग्लिसरीन एंड H2O के लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन, एंड फिनोल एंड बेंजोइक एसिड के लिए सेपरेटिंग फनल। तो इसमें से कह रहे हैं कौन सा आपको बताना है कि इसमें से सही मैच है, बिल्कुल करेक्टली मैच है, और बाकी सब है इनकरेक्ट है। केवल इसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन है जो करेक्टली मैच है, या एक या दो। अब इसी तरह से ऑप्शन बनाए हुए हैं, ए ओनली 3, बी ओनली 1 एंड 3 की 1 और 3 सही है, सी ओनली 4 की सी जो है केवल 4 सही है, और डी ओनली 4th एंड फर्स्ट की 4th और फर्स्ट सही है।
अब आपको ये बताना है। एनी हिंट? बताइए। नहीं पता? चलिए बताते हैं। देखिए लैंथनर जो होता है वो क्रोमेटोग्राफी की थोड़ा सेपरेट होता है। ग्लिसरीन एंड H2O का जो मिक्सचर है वो वैक्यूम डिस्टिलेशन के लिए क्लियर हो गया है, मतलब इससे सेपरेट होता है, क्योंकि ग्लिसरीन जो होता है वो वाटर में, वाटर फॉर्म में इंसोल्यूबल है, लेकिन जैसे ही स्टीम बनती है उसके साथ ये एकदम से वेपराइज होके चली जाती है। तो ग्लिसरीन और H2O के जो सॉल्यूशन होगा या फिर मिक्सचर होगा उसको सेपरेट करने के लिए आप वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज करते हो। सॉरी। फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड का जो होता है सेपरेटिंग फिनाइल से आप इजीली यूज कर सकते हो, कि दोनों के डेंसिटी में और विस्कोसिटी में बहुत फर्क है, तो आप इन्हें सेपरेटिंग फिनाइल से सेपरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं H2 एंड CCl4। सॉरी, ये नहीं कर सकते, सेपरेटिंग फिनाइल से नहीं कर सकते, ये गलत हो गया। फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड सेपरेटिंग फिनाइल से नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट नहीं है, सॉरी डिफरेंस नहीं है, इसलिए इनमें ज्यादा डेंसिटी डिफरेंस नहीं है। ओके, अब बात करते हैं H2 एंड CCl4 की, ये भी स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसका जो आंसर है वो है बी, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। जो फर्स्ट और थर्ड है वो सही है, बाकी इसके अलावा जो है सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ऑन द रिड्यूसिंग द प्रेशर। ये कह रहे हैं जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का, वो प्रेशर रिड्यूस करने पर क्या हो जाएगा? विल इंक्रीज, बढ़ जाएगा, विल डिक्रीज, घट जाएगा, कैन इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ये डिपेंड करेगा कि लिक्विड का टेम्परेचर कितना है। एंड विल रिमेन अनचेंज, और या फिर ये बिल्कुल कुछ नहीं बदलता। ये भी क्वेश्चन मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट है, अगर बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखा जाए, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा जाए, तो आपको क्या लगता है किसी को कुछ? देखो, जैसे जैसे प्रेशर घटेगा ना, बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है, विल डिक्रीज। ओके, वो घट जाएगा, प्रेशर घटने के साथ क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, सभी हैं यहाँ पर या नहीं? हेलो, जी सर। जी मुझे सर। लग नहीं रहा कोई है यहाँ पर, या नेटवर्क प्रॉब्लम है? नो सर, नो सर। ओके ओके, चलिए ठीक है, जब आप नहीं बोलते तो ऐसा लगता है कोई छोड़ के चले गए। तो ये क्लियर हुआ। अभी देखिए 50th क्वेश्चन देखते हैं। मैच कॉलम 1 एंड 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये कह रहा है कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन ना, अगर आप देखें तो जो कल आरओ का एग्जाम हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस बनाए हुए हैं उन्होंने, ज्यादातर सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। तो मैं कहता हूँ आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चन निकल सके। बिना कंसेप्ट के, छोटी नॉलेज के साथ, कम नॉलेज के साथ वो क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं आए, ये क्वेश्चन आप सही नहीं कर सकते। चलिए इस मैच को देखते हैं। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। कॉलम 1 में क्या है, सारे के सारे अगर आप पढ़ें तो ये क्या है, सेपरेशन के मेथड है, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन। सामने इनके स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो हमें मैच करने हैं। तो ये दिया हुआ है, बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन used for substance that decompose below their boiling point, substance of different solubility are separated and used for substance whose boiling point are very close to each other। तो बताइए, चलिए इसमें से कौन सा किससे मैच है? फर्स्ट वाले को देखो, क्रिस्टलाइजेशन किसके लिए यूज होता है?
कोई एक भी आप मैच करो, पहले कोई भी एक मैच करो, उसके बाद बाकी देखिएगा। सी का 4th होगा सर। सी का क्या होगा? सर ऑप्शन बी। ओके चलिए, सी का तो 4th हो गया। और बताइए। फर्स्ट का सेकंड। फर्स्ट का ए का 2। देख लो। crystallization used for substance that decompose below their boiling point। सर फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट का थर्ड, ये बात। चलिए, और 2 रह गए अब तो 50-50। इसे तो कर दीजिए फटाफट। क्रोमेटोग्राफी किसके लिए होता है? बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। जो डिफरेंशियल मतलब अलग अलग जिसके एब्जॉर्प्शन अलग होते हैं उनके लिए यूज होता है। और वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है यूज्ड फॉर सब्सटेंस दैट डिकम्पोज बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो सब्सटेंस अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे डिकम्पोज हो जाते हैं उनके लिए यूज होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन, एज आई सेड जस्ट अर्लियर। ठीक है, तो हमारा जो कॉम्बिनेशन बना है, ए के लिए 3 और बी के लिए हमारा बना है 1, सी के लिए हमारा बना है 4 और डी के लिए बना है 2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो जी देखिए सर। क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। और बाकी अब 6-7 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास का समाप्त यहीं करें हम। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वायरीज है, तो आप बेझिझक मैसेज कर दीजिएगा। कोई भी क्वायरीज आपको करनी हो, कुछ आपको पूछना हो, कुछ आपको चीजें शेयर करनी हो, आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम्स पे, व्हाट्सएप पे अगर नंबर है तो। ठीक है, सर ये जिस दिन से आपने सर जिस दिन से आपने ये क्वेश्चन